हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ड्रग सेफ्टी फॉर पीडियाट्रिक्स एंड दिस इज द पार्ट 2। In earlier class I already discussed the part 1. In part 1 I discussed about the pharmacodynamics and pharmacokinetic specification for drug safety in pediatrics, and in this class we are going to discuss about the pediatrics pharmacovigilance. आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। साथ ही साथ आप लोगों को पता ही है कि हर लेक्चर के एंड में MCQ दिए जाते हैं, तो उन MCQ के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां पर आपको नोट्स का लिंक मिल जाए। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीडियाट्रिक फार्माकोविजिलेंस साइकिल। तो फार्माकोविजिलेंस साइकिल किस तरह से होगा, तो सबसे पहले हम पीडियाट्रिक सेफ्टी स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि जो सेफ्टी की क्या स्पेसिफिकेशन है, फिर किस तरह से रिस्क को मिनिमाइज किया जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी होगी हमारी क्या, देन पीडियाट्रिक क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या क्या आएगा एंड पीडियाट्रिक रिसर्च में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो अगर हम इन सभी चीजों को डिस्कस कर लें तो ये सारा जो है फार्माकोविजिलेंस साइकिल के अंतर्गत आता है। तो अब देखिए जनरली हम फार्माकोविजिलेंस में क्या करते हैं, हमारे रूटीन जनरल फार्माकोविजिलेंस आइटम्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए डेजिग्नेटेड मेडिकल इवेंट को हम देखेंगे कि पीडियाट्रिक स्पेसिफिक कंसीडर करेंगे हम, फिर पीडियाट्रिक फार्माकोजेनेटिक्स को देखा जाता है और पीडियाट्रिक स्पेसिफिक पॉपुलेशन पर्टिकुलरली रीनल और हिपेटिक इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट को देखा जाता है। तो ये तो हमारा रूटीन जनरल फार्माकोविजिलेंस हो गया। बट अगर हम पीडियाट्रिक फार्माकोविजिलेंस की बात करें तो पीडियाट्रिक फार्माकोविजिलेंस में क्या होगा, मेडिकेशन एरर को चेक किया जाएगा, लॉन्ग टर्म रिस्क देखा जाएगा, लैक ऑफ कंप्लायंस को चेक किया जाएगा। ये सारे के सारे पॉइंट अभी हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। Then adverse event from excipients, drug and food excipient interaction, medical device issue, effectiveness of pediatric risk minimization activities। तो जो रूटीन पीडियाट्रिक फार्माकोविजिलेंस होगा उनमें इन सारे के सारे आइटम्स को हम चेक करेंगे। आइए देखते हैं कि जो हमारा पीडियाट्रिक फार्माकोविजिलेंस है उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेफ्टी स्पेसिफिकेशन ऑफ अ स्टडी ड्रग। जिस ड्रग की भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके ऑल एज ग्रुप और पीडियाट्रिक स्टडी पॉपुलेशन पर सेफ्टी स्पेसिफिकेशन को देखा जाएगा। तो सेफ्टी स्पेसिफिकेशन को देखने के लिए हमें को क्या क्या करना पड़ेगा, सेफ्टी के लिए हमें नॉन क्लिनिकल सेफ्टी डाटा चाहिए, PK/PD डाटा चाहिए, फार्माकोजेनेटिक्स फॉर्मुलेशंस, क्लिनिकल सेफ्टी डाटा, फार्माको एपिडेमियोलॉजिकल सेफ्टी डाटा, क्लास इफेक्ट्स और लिटरेचर ऑन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ये सारी अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होगी तो हम एक जिस ड्रग की स्टडी कर रहे हैं उसका सेफ्टी स्पेसिफिकेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर हमें क्या चाहिए, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीडियाट्रिक स्टडी पॉपुलेशन। जिस पॉपुलेशन के अंदर हम पीडियाट्रिक स्टडी कर रहे हैं उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब उसके क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एज हो गया, एज करेक्टेड रेफरेंस वैल्यू, मतलब लेबोरेटरी टेस्ट की वैल्यू क्या होगी बच्चों में, नियोनेट में, प्री स्कूल में, एडोलेसेंट में, वाइटल साइंस एंड डेवलपमेंट असेसमेंट। तो ये सारे सब चीजें देखी जाएगी। फिर स्पेसिफिसिटी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कोमॉर्बिडिटीज क्या होगी, को मेडिकेशंस क्या क्या हैं, सेफ्टी स्पेसिफिकेशन, एक्सिपिएंट, ऑफ लेवल, अनलाइसेंस यूज और मेडिकेशन एरर। तो को मेडिकेशन में ये सारा सब कुछ चेक किया जाएगा कि जो अदर मेडिकेशंस हैं उनमें क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। देन आउटकम को चेक किया जाएगा, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बायो सैंपल्स उसको चेक किया जाएगा। देन लिमिटेशन ऑन इन्वेसिव स्टडी प्रोसीजर। सो आप जानते हैं कि बच्चों में हम जो बायो सैंपल लेते हैं उसमें लिमिटेशंस रहती हैं एंड इन्वेसिव मेथड्स को यूज करने की भी लिमिटेशंस होती है। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है तो हमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की जिसकी स्टडी कर रहे हैं उसके कैरेक्टराइजेशन पता है। तो अब हमारे पास में हमको दो चीजें पता हो गई, सेफ्टी स्पेसिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन ऑफ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। अगर ये दोनों पता है तो हम पीडियाट्रिक सेफ्टी स्पेसिफिकेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेंगे और कौन कौन से रिस्क पे पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, साथ ही साथ मिसिंग इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट करेंगे। अगर ये सब कुछ हमें पता लग गया तो हम पीडियाट्रिक फार्माकोविजिलेंस को परफॉर्म कर लेंगे और पीडियाट्रिक रिस्क को मिनिमाइज कर लेंगे। अब पीडियाट्रिक रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पीडियाट्रिक क्लिनिकल ट्रायल करनी पड़ेगी और पीडियाट्रिक क्लिनिकल ट्रायल में हमें फार्माकोविजिलेंस करनी पड़ेगी। उसमें सेफ्टी डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और रिपोर्टिंग होगी और साथ ही साथ रिस्क मिनिमाइजेशन होगा। रिस्क मिनिमाइज हम कैसे करेंगे, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा, डोज रिडक्शन होल्डिंग क्राइटेरिया होगा, डिसकंटिन्यूएशन क्राइटेरिया होगा और ट्रीटमेंट प्रोहिबिटेड क्राइटेरिया होगा।
साथ ही साथ सेफ्टी मॉनिटरिंग और ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये सब कुछ चीजें होंगी तो रिस्क मिनिमाइजेशन होगा। तो ये तो हो गया क्लिनिकल ट्रायल में। बट अब क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट होने का जब ड्रग मार्केट में आ गई तब हम फार्माकोविजिलेंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पीडियाट्रिक क्लिनिकल प्रैक्टिस को चेक करेंगे, मतलब कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में ड्रग आ गई है उसको चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए फार्माकोविजिलेंस में स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स को चेक किया जाएगा, रिस्क मिनिमाइजेशन को चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन इन द प्रोडक्ट लेबल एंड पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, सो कॉन्ट्राइंडिकेशन, स्पेशल वार्निंग एंड प्रिकॉशन ऑफ फॉर यूज, इंटरैक्शन, अनडिजायरेबल इफेक्ट एंड ओवरडोज, इन सबको चेक किया जाएगा। देन एजुकेशनल टूल्स को चेक किया जाएगा और रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस, इन सबको भी चेक किया जाएगा। तो अगर ये सब कुछ चीजें हमारे पास में होगी तो हम पीडियाट्रिक क्लिनिकल प्रैक्टिस से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और फर्दर फार्माकोविजिलेंस के थ्रू फर्दर रिस्क मिनिमाइजेशन किया जा सकता है। तो अब जब हम पीडियाट्रिक फार्माकोविजिलेंस कर रहे हैं तो उसमें हम सेफ्टी स्पेसिफिकेशंस देख रहे हैं और कैरेक्टराइजेशन देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें कौन कौन से पॉइंट जो है कंसीडर करने हैं उसको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंट्स टू बी कंसीडर इन द डेवलपमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सेफ्टी स्पेसिफिकेशन। जो पीडियाट्रिक सेफ्टी स्पेसिफिकेशन है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें कंसीडर करने हैं उसके एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रीटमेंट स्पेसिफिक सेफ्टी डाटा, तो जो ट्रीटमेंट के स्पेसिफिक सेफ्टी डाटा है उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर इंक्लूड ऑल सेफ्टी डाटा, तो चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों को ही इंक्लूड किया जाएगा फॉर द स्टडी ड्रग एंड ऑल क्लास इफेक्ट। देन नॉन क्लिनिकल डाटा, नॉन क्लिनिकल डाटा में आर देयर एनी डाटा सजेस्टिंग डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी, जो भी प्री क्लिनिकल डाटा है क्या वो डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी के बारे में हमें सजेस्ट कर रहा है, या दे आर कंसिडरिंग जुवेनाइल एनिमल स्टडी, कि कोई ऐसी जुवेनाइल एनिमल स्टडी है जिस पर कि बच्चों पर टॉक्सिसिटी स्टडी की गई है। तो ये नॉन क्लिनिकल डाटा से हमें पता लग जाएगा। देन फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक डाटा, सो व्हाट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू सपोर्ट द पीडियाट्रिक डोज सिलेक्शन, पीडियाट्रिक डोज सिलेक्शन के लिए क्या इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने जो डोज सेलेक्ट करी है उसको सपोर्ट कर रही है। फिर व्हाट आर द पोटेंशियल ऑफ टारगेट इफेक्ट इन द चिल्ड्रन, कि जो ड्रग जिस टारगेट के अलावा और कौन कौन से टारगेट हैं जिस पर कि ड्रग का इफेक्ट हुआ है, तो ऑफ टारगेट इफेक्ट हमारे हो गए। इफ देयर इज इनसफिशिएंट डाटा फॉर चिल्ड्रन कंसीडर एन अडेप्टिव ट्रायल डिजाइन एंड पीके-पीडी मॉडलिंग एंड साइमुलेशन। अगर हमारे पास में पूरा डाटा नहीं है तो हमें एक अडेप्टिव ट्रायल डिजाइन करनी पड़ेगी और साथ ही साथ पीके-पीडी की मॉडलिंग भी करनी पड़ेगी और उनकी साइमुलेशन स्टडी भी करनी पड़ेगी। Then we also consider common co-medication in children and the risk of drug interaction. तो ये सब कुछ भी चेक करना पड़ेगा। co-medication in children and risk of drug interaction, इनको भी चेक किया जाएगा। Then consider the risk of drug food interaction in the children, ये भी हम कंसीडर करेंगे कि ड्रग और फूड का क्या इंटरैक्शन है चिल्ड्रन के अंदर। देन फार्माकोजेनेटिक्स के बारे में स्टडी की जाएगी। सो इज देयर डाटा सजेस्टिंग फार्माकोजेनेटिक रिस्क फैक्टर इन द चिल्ड्रन, जो भी हमारे पास में डाटा है क्या वो डाटा जो है फर्दर जेनेटिकल चेंजेस सजेस्ट कर रहा है क्या, तो उसको हम चेक करेंगे। देन वी ऑल्सो चेक द कंसीडर अवेलेबल डाटा ऑन ऑन्टोजेनी ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स के लिए जो भी ओरिजिन है, मीन्स जो ओरिजिनेशन से लेकर फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक डेवलपमेंटल हुआ है तो उसको हम ऑन्टोजेनी बोलते हैं। तो वो ऑन्टोजेनी में कोई ऐसा चेंजेस हमें डाटा के थ्रू हमें दिखाई दे रहा है कि जो फार्माकोजेनेटिक्स के थ्रू के अंदर चेंजेस कर दे। और अगर हमारे पास में इनसफिशिएंट डाटा है देन वी शुड कंसीडर टू इंक्लूड डाटा कलेक्शन इन पीडियाट्रिक ट्रायल्स। देन रिस्क रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ फॉर्मुलेशंस, सो मेडिकल एरर की रिस्क को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। देन वेयर पॉसिबल एम फॉर फॉर्मुलेशन विद नो और फ्यू एक्सिपिएंट, जहां तक पॉसिबल हो हमें जो भी फॉर्मुलेशन बनाई है उसमें कम से कम एक्सिपिएंट हम यूज करें ताकि क्या हो एक्सिपिएंट का इफेक्ट जो है बच्चों पर ना आए। Then we need to assess the risk of cumulative daily और total excipient exposure from the study drug and co-medication। तो जितनी भी हमारी जो टारगेट ड्रग है और साथ ही साथ जो co-medication हम दे रहे हैं उन सभी में कुछ ना कुछ एक्सिपिएंट यूज हुआ है, तो उस एक्सिपिएंट की डेली डोज कितनी है और उसकी क्यूमुलेटिव टोटल डोज कितनी है, इसकी रिस्क को हमें असेस करना पड़ेगा।
इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि रिस्क रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ फॉर्मुलेशन, तो हमें वही फॉर्मुलेशन चूज करनी है जिसमें एक्सीपिएंट कम से कम हो। देखिए फर्दर हमारे और क्या पॉइंट आता है, जैसे कि क्लिनिकल सेफ्टी डाटा, क्लिनिकल ट्रायल का डाटा हो गया, स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एनालाइज पूल्ड सेफ्टी डाटा, तो हम अलग अलग तरह से डाटा कलेक्ट करेंगे, जैसे क्लिनिकल ट्रायल से, स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट से, ऑब्जर्वेशनल स्टडी से। तो अगर हम तीनों से डाटा कलेक्ट करते हैं तो डाटा का पूल हो गया, उस पूल ऑफ डाटा में से हम डाटा को एनालाइज करेंगे। देन स्ट्रेटिफाइड डाटा बाय द एज ग्रुप एंड अदर फैक्टर, तो जो भी रिस्क फैक्टर है उन एडवर्स इवेंट के, उन सभी रिस्क फैक्टर को अलग अलग एज ग्रुप के साथ स्ट्रेटिफाई करेंगे और उनमें फर्दर एनालिसिस करेंगे। देन साथ ही साथ फर्दर हम डाटा को एक्सप्लोर करेंगे फ्रॉम द लार्ज सेफ्टी डाटा, जैसे लार्ज सेफ्टी डाटा हमारे पास में क्या हो गया, विजीबेस हो गया, यूड्रा विजिलेंस हो गया और फेयर्स हो गया। तो ये तीनों जो डाटाबेस है उसके थ्रू हम जो है डाटा को एक्सप्लोर फर्दर करेंगे। देन फार्माको एपिडेमियोलॉजिकल डाटा, तो इसमें देखिए इज देयर ड्रग यूटिलाइजेशन डाटा फॉर चिल्ड्रन, कोई ऐसा डाटा जो चिल्ड्रन में यूज किया जा रहा है वो क्या फार्माको एपिडेमियोलॉजिकल डाटा के अंतर्गत आता है और क्या उसमें यूज किया जा सकता है। एंड इज देयर फार्माको एपिडेमियोलॉजिकल सेफ्टी डाटा फॉर अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग मोर इंसाइट इनटू रिस्क फैक्टर, आउटकम एंड वेर एवर एप्लीकेबल द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी रिस्क मिनिमाइजेशन एक्टिविटी। तो जो भी फार्माको एपिडेमियोलॉजिकल डाटा यूज किया जा रहा है क्या वो ज्यादा हमें डीप नॉलेज दे रहा है रिस्क फैक्टर के बारे में, उसके आउटकम के बारे में, और क्या उसकी ड्रग की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए क्या वो रिस्क मिनिमाइजेशन एक्टिविटीज में हेल्पफुल है, इसको ये हमें बता रहा है। देन साथ ही साथ फार्माको एपिडेमियोलॉजिकल डाटा में हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, हमें लिमिटेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। किसकी लिमिटेशन को, पीडियाट्रिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव डाटाबेसेस में जो भी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उन सबको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मिस्टेक्स और ही क्या बन जाती है, फर्दर लिमिटेशन बन जाती है। देखिए फर्दर हम देखते हैं कि क्लास इफेक्ट के बारे में भी हमें पीडियाट्रिक सेफ्टी स्पेसिफिकेशन के अंदर देखना पड़ेगा। तो हमें जो भी क्लास ऑफ ड्रग हम दे रहे हैं तो उसको हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि चिल्ड्रन और एडल्ट्स में उस क्लास का क्या इफेक्ट है। फर्दर लिटरेचर को देखना पड़ेगा कि रिव्यू लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ अथॉरिटी वेबसाइट रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ द स्टडी मेडिकेशन, कि क्या क्या रिस्क है उसकी, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। डाटा स्पेसिफिक फॉर पीडियाट्रिक टारगेट पॉपुलेशन, जो भी पीडियाट्रिक टारगेट है पॉपुलेशन का उसमें हम क्या करेंगे, इंक्लूड एज स्पेसिफिक डाटा और पीडियाट्रिक डाटा रिलेवेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पीडियाट्रिक एडीआर। तो यहाँ पर ग्रुप स्पेसिफिक डाटा को चेक किया जाएगा, पीडियाट्रिक डाटा रिलेवेंट टू द आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पीडियाट्रिक एडीआर, इन सब को चेक किया जाएगा। देन लेबोरेटरी डाटा, वाइटल साइन एंड अदर इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अलग अलग एज ग्रुप के लिए, क्योंकि पीडियाट्रिक में हमारे पास में 6 काइंड ऑफ एज ग्रुप है, जैसे कि न्यूबॉर्न हो गया, इन्फेंट हो गया, नियोनेट हो गया, फिर प्री स्कूल, स्कूल एंड एडोलेसेंट। तो इन सभी के एज ग्रुप के लिए हम जो लेबोरेटरी के डाटा है उनकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उनको इंश्योर करेंगे, वैलिडेट करेंगे और पॉपुलेशन बेस्ड रेफरेंस वैल्यू को यूज किया जाएगा। Then reference value may change for individual children during the trial, in particular in neonate and infant, क्योंकि neonate और infant के अंदर reference value change होती रहती हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहेगा, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान भी तो बच्चा बड़ा होगा, तो उस दौरान रेफरेंस वैल्यू भी चेंज होगी। तो उस रेफरेंस वैल्यू जब वो चेंज होगी तो उसको स्पेसिफिक कंसीडर किया जाएगा और फिर फर्दर जो केस रिपोर्ट फॉर्म जो है इंश्योर सीआरएफ अलर्ट वैल्यू आर एडजस्टेड फॉर द पीडियाट्रिक स्टडी पॉपुलेशन। देन फर्दर पीडियाट्रिक सेफ्टी स्पेसिफिकेशन में हम क्या डाटा इंक्लूड करेंगे, वी आर इंक्लूडिंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सो वी नीड टू कंसीडर हाउ एडीआर प्रेजेंट इन द एज ग्रुप ऑफ स्टडी पॉपुलेशन। जो भी स्टडी पॉपुलेशन है हमारी उसमें एडीआर किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और हाउ दिस डिफर फ्रॉम द अदर पीडियाट्रिक एज ग्रुप एंड अडल्ट्स, कि जो एडीआर रिप्रेजेंट हुए हैं, जो प्रेजेंट हुए हैं एडीआर, वो नियोनेट में कैसे हैं और इन्फेंट में कैसे हैं, या फिर इन्फेंट में कैसे हैं और फिर
प्री स्कूल चिल्ड्रन में कैसे हैं, तो उनमें ADR में सेम डोज पर क्या क्या चेंजेस आ रहा है. So and then further how the clinical presentation may change as a child develop. तो clinical presentation भी ADR का कैसे कैसे चेंज होता है वो भी हमें देखना पड़ेगा किस कंटेक्स्ट में. जैसे कि लॉन्ग टर्म वाली जो फॉलोअप स्टडी होती हैं उनके अंदर हमें चेक करना पड़ेगा. फर्दर हमें वी नीड टू कंसीडर डिफरेंसेस इन टाइप ऑफ बायोमार्कर फॉर स्टडी मॉनिटरिंग यूज बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स. क्लियर. तो यहाँ पर जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हर एक स्टडी के लिए स्पेसिफिक बायोमार्कर होते हैं. उन बायोमार्कर में क्या क्या डिफरेंसेस है अलग अलग एज ग्रुप के साथ में, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा. देन पीडियाट्रिक कोमॉर्बिडिटीज क्या हैं उनको भी चेक करना पड़ेगा. तो कोमॉर्बिडिटीज क्या हो गई, दैट describe common comorbidity in the pediatric study population which may be a risk factor for ADR on the study drug and may require co-medication. तो जो भी बच्चा है उसको को-मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, चाहे वो ऑफ लेवल यूज कर रहा हो या अनलाइसेंस यूज कर रहा हो. एंड देयर बी ए रिस्क फैक्टर और को फाउंडर फॉर सेफ्टी एंड पॉइंट. तो अगर वो को-मेडिकेशन जो है वो क्या होगी साथ ही साथ में, क्योंकि अदर कोमॉर्बिडिटीज हैं तो उन कोमॉर्बिडिटीज में और भी अदर मेडिकेशन यूज की जाएंगी, तो वो मेडिकेशन फर्दर जो है एडवर्स इवेंट में को कन्फाउंडर्स होंगी. इसीलिए सेफ्टी एंड पॉइंट में उनका रिस्क फैक्टर कितना है उसको कंसीडर किया जाएगा. Then we also need to consider difference in the diagnostic criteria and treatment protocol between different study sites which may impact the safety data analysis. तो अलग अलग स्टडी साइट है. अगर हमारी स्टडी साइट यूरोप में है और एक साइट अफ्रीका में और एक साइट एशिया में, तो जब अलग अलग स्टडी साइट होगी तो वहाँ की पॉपुलेशन का क्राइटेरिया अलग होगा, वहाँ के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी अलग अलग होंगे. मतलब उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस चेंजेस होंगे. और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी डिफरेंस होगा क्योंकि जेनेटिकल मेकअप डिफरेंट है. तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या चेक करना पड़ेगा कि उस अलग अलग तरह के डाटा का क्या इम्पैक्ट है वो हम चेक करेंगे. देन को मेडिकेशन इन पीडियाट्रिक स्टडी पॉपुलेशन. तो जो इस पीडियाट्रिक स्टडी पॉपुलेशन है उसमें और कौन कौन सी को मेडिकेशन साथ में चल रही हैं, तो उन को मेडिकेशन की वजह से क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं वो हम चेक करेंगे. सो बी अवेयर ऑफ इंक्रीज रिस्क ऑफ मेडिकेशन एरर फ्रॉम द यूज ऑफ को मेडिकेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ ADR दिस मे कॉज. सो अलग अलग जो मेडिकेशन है वो अलग अलग तरह के एडवर्स इवेंट कॉज कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन होगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंटल ओवरडोज और लेक ऑफ एफिकेसी, दोनों ही चांसेस हो सकते हैं. साथ ही साथ हम क्या करेंगे, विल एग्जामिन pediatric safety specification of co-medication and how this may influence the safety data for the study drug. तो जो co-medication है उनकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, as well as we also consider the risk interaction and additive effect of excipient of co-medication. तो जो भी co-medications दी जा रही है, जो हमारी टारगेट ड्रग है उसके अलावा जो co-medication उस बच्चे को दी जा रही है, उस को मेडिकेशन का क्या रिस्क है, उसके क्या क्या इंटरेक्शन है और उसके अंदर जो एक्सिपिएंट यूज हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट है, तो वो भी चेक किया जाएगा. देन लिमिटेशन ऑफ बायो सैम्पलिंग एंड स्टडी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन. जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि जो हम बायो सैम्पलिंग लेंगे बच्चों में से, तो उसकी लिमिटेशन है कि वो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट नहीं कर सकते. तो हमें उसको कम से कम अमाउंट में कलेक्ट करना है ताकि क्या हो, बच्चे को कम से कम परेशानी और उसके साथ में जो उसके फैमिली मेंबर है उनको भी कम से कम परेशानी हो. तो इन दोनों ही पॉइंट को हमें कंसीडर करना पड़ेगा. देन गाइडलाइंस ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ब्लड टू बी विथड्रॉन फॉर द स्टडी पर्पस मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द रीजन एंड कंट्री. तो ये बात मैं आप लोगों को पार्ट 1 में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि हमें कितना अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्ट करना है. तो अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं, उनमें सब कुछ बताया हुआ है कि कितना % ऑफ ब्लड हमें कलेक्ट करना है. Then physical examination and tests need to be adapted to the pediatric study population. Clear? Then outcome in the children. So यहाँ पर हमें क्या क्या outcome है उसको भी consider करना है. How outcome is usually assessed in the target population and consider involving children and their family on how outcome should be examined. Now the second हम discuss कर रहे हैं practical example of safety related protocol section and specific points to be considered for pediatric study. तो जो भी हम सेफ्टी रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं
मतलब सेफ्टी को मेजर करने के लिए जो हम क्लिनिकल ट्रायल का प्रोटोकॉल बना रहे हैं और उसके लिए जो सेफ्टी डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उसमें कौन कौन से पॉइंट हमें कंसीडर करने हैं पीडियाट्रिक स्टडी में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि उसकी पेशेंट जो होगा उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, जैसे कि एज ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पीके-पीडी डाटा फॉर स्टडी ड्रग एंड एक्सीपिएंट। जो पीके-पीडी डाटा हम ले रहे हैं स्पेसिफिक ड्रग का और एक्सीपिएंट का, तो उसमें एज ग्रुप से रिलेटेड क्या स्पेसिफिक कंसीडरेशन है। नॉन क्लिनिकल सेफ्टी डाटा को हम इंक्लूड करेंगे इंक्लूडिंग एक्सीपिएंट। एंड थर्ड, हाउ एडीआर प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग रिस्क फैक्टर एंड कन्फाउंडर्स। तो एडीआर जो प्रेजेंट हो रहा है वो किस तरह से प्रेजेंट हो रहा है, मतलब कितना सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, सीवियर है। देन पीडियाट्रिक को मेडिकेशंस, तो पीडियाट्रिक को मेडिकेशंस को भी इंक्लूड किया जाएगा। मैं बता ही चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि को मेडिकेशन का कितना इम्पैक्ट होता है। देन पीडियाट्रिक रेफरेंसेस रेंजेस फॉर सेफ्टी डाटा, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके कि जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, वाइटल साइंस होते हैं और डेवलपमेंट होता है, ये बच्चे का लगातार चेंज होता है हर एज ग्रुप के साथ में, तो इनमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम चेक करेंगे। और मिसिंग सेफ्टी डाटा, कुछ डाटा जो मिस हो जाते हैं उनको क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल इंक्लूडिंग मेडिकेशन और एक्सीपिएंट, इन सब से जो मिसिंग डाटा है वो इंक्लूड किया जाएगा। और साथ ही साथ बेनिफिट रिस्क बैलेंस इन चिल्ड्रन वो भी चेक किया जाएगा। देन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, पीडियाट्रिक सेफ्टी शुड बी एटलीस्ट द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। हर एक स्टडी के अंदर जो पीडियाट्रिक सेफ्टी है एटलीस्ट उसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये तो होना ही चाहिए कि सेफ्टी उसका सबसे बड़ा पॉइंट है। तो एटलीस्ट जो फर्स्ट हम जिस डिजीज के लिए चेक कर रहे हैं उसका बेनिफिशियल इफेक्ट, वो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा और सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव होगा सेफ्टी का। तो सेफ्टी इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रखेंगे। तो ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया किसके बेस पे रखेंगे, पीडियाट्रिक सेफ्टी स्पेसिफिकेशन के बेस पर हम इसको एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सेट करेंगे। फिर हम ड्रग के स्टॉपिंग रूल डिसाइड करेंगे। वो रूल हम किस पर डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे लेबोरेटरी टेस्ट के बेस पे, वाइटल साइन के बेस में और डेवलपमेंट असेसमेंट के बेस पे, ताकि वो उनकी रेफरेंस रेंज से बहुत ज़्यादा आगे ना हो जाए, बहुत कम ना रह जाए। देन स्टडी को डिसकंटिन्यू कब करेंगे और विड्रॉवल क्राइटेरिया क्या रहेगा। सो एंड टाइम upper limit of numbers and lower limit of numbers can be used where local laboratory testing is used instead of a central laboratory। तो यहाँ पर local laboratory यूज की जा रही है, वहाँ पर ULN और NN को भी यूज किया जाएगा, उनको n टाइम्स यूज किया जाएगा। देन इंश्योर किया जाएगा कि जो पीडियाट्रिक वाइटल साइन है वो पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट ही रिव्यू करे, जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया, तो वो पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक्स पर्सन ही उसको इवेल्युएट करे, ताकि वही बहुत अच्छी तरह से उसको डिफाइन कर सकता है कि कितना डैमेज किसी ड्रग ने हार्ट पर किया है। देन ट्रीटमेंट नॉट परमिटेड, कौन से तरह का ट्रीटमेंट परमिटेड नहीं है, मींस बेस्ड ऑन द ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। सो ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन के बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से ट्रीटमेंट को हम प्रोहिबिट करेंगे या परमिट नहीं करेंगे। देन इंक्लूड इंटरैक्शन ऑफ एक्सीपिएंट एंड फ्रॉम द को मेडिकेशन, तो एक्सीपिएंट इंटरैक्शन को भी चेक किया जाएगा। और अगर ऐसा कोई फाइंडिंग्स आती है जिसमें एक्सीपिएंट इंटरैक्शन होता है, तो फिर उस तरह जब वो दो मेडिकेशंस साथ में दी जा रही है तो उनमें पहले से ही प्रिकॉशन दिया जाएगा कि इस तरह की मेडिकेशन को यूज नहीं करना है। एंड फर्दर व्हाट आर द अदर पॉइंट्स, सो सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप, तो सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप कैसे किया जाएगा। सो ये किसके बेस होगा, इट इज बेस्ड ऑन द पीडियाट्रिक सेफ्टी स्पेसिफिकेशन। और पीडियाट्रिक सेफ्टी स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों से डिस्कस कर ही चुका हूँ, दैट इंक्लूड कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन ग्रोथ, साइकोमोटर और डेवलपमेंटल फर्टिलिटी। Then consider how adverse event on adverse drug reaction present in the children and the effect of pediatric comorbidities। इसके अलावा हमें और क्या कंसीडर करना पड़ेगा, वी नीड टू कंसीडर विच पीडियाट्रिक ADR include their severity, seriousness and outcome are considered expected listed। Then rules based on the laboratory test, vital sign, developmental assessment should use validated population specific ranges। देन एंड टाइम ULN और LN को यूज किया जाएगा। और वी नीड टू इंश्योर पीडियाट्रिक वाइटल साइंस को, ताकि वो क्या करे, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट से ही रिव्यू करे। डाटा कलेक्शन, इन्वेसिव टेस्टिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, को मेडिकेशन इन द CRF,
इंक्लूडिंग डाटा कलेक्शन ऑफ मिसिंग सेफ्टी इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड ऑफ मेडिकेशन एरर। तो इन सभी पॉइंट्स को क्या किया जाएगा, सेफ्टी मॉनिटरिंग और फॉलोअप में इंक्लूड किया जाएगा। देन सेफ्टी डाटा एनालिसिस प्लान, हम सेफ्टी डाटा का एनालिसिस का प्लान किस तरह से करेंगे, तो ये किस पर बेस होगा, पीडियाट्रिक सेफ्टी स्पेसिफिकेशन और मिसिंग और इनकम्प्लीट सेफ्टी इंफॉर्मेशन इन द चिल्ड्रन। तो इन दोनों पर ही ये बेस होगा और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, रिस्क फैक्टर इन द चिल्ड्रन, मेडिकेशन एरर, एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम द एक्सिपिएंट इंटरैक्शन, ड्रग और ड्रग फूड इंटरैक्शन, मेडिकल डिवाइस इश्यूज को भी इंक्लूड किया जाएगा और डेजिग्नेटेड मेडिकल इवेंट अडेप्टेड टू द पीडियाट्रिक स्टडी पॉपुलेशन उसको इंक्लूड किया जाएगा, फार्माकोजेनेटिक्स को इंक्लूड किया जाएगा और चिल्ड्रन विद प्री एग्जिस्टिंग रीनल और हिपेटिक इम्पेयरमेंट को भी इंक्लूड किया जाएगा। और इन सब के साथ साथ उस ड्रग, जो भी ड्रग हमारी टारगेट ड्रग है, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट को भी चेक किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट इंक्लूड किए जाएंगे एनालिसिस के दौरान। साथ ही साथ सर्टेन डाटा एनालिसिस शुड बी डन बाय द पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट। तो पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अब चाहे वो स्पॉन्सर हो, चाहे वो ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड हो, दोनों को ही जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करना है स्टडी के दौरान। सेफ्टी क्राइटेरिया फॉर ट्रायल टर्मिनेशन, तो जब अगर ट्रायल को टर्मिनेट कर रहे हैं तो वहां पर किस तरह के क्राइटेरिया को हमें ध्यान देना है, तो ये किस पर बेस होंगे, पीडियाट्रिक सेफ्टी स्पेसिफिकेशन पर और बेनिफिट रिस्क बैलेंस के बेसिस पर। अब देखिए, अगर हमें पीडियाट्रिक केस रिपोर्ट फॉर्म बनाना है तो उसमें हमें कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करने हैं सेफ्टी डाटा कलेक्शन के लिए। क्लियर एवरीवन? यहाँ सबसे पहले देखिए हम एज को कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम 6 तरह की हमने एज दिखाई है, न्यूबॉर्न हो गया, इन्फेंट हो गया, नियोनेट हो गया, फिर प्री स्कूल, स्कूल एंड एडोलेसेंट हो गया। तो अलग अलग तरह के हमारे पास में चाइल्ड ग्रुप हैं। तो डिफरेंट प्रैक्टिसेस मे एग्जिस्ट फॉर हाउ एज इज डॉक्यूमेंटेड इन नियोनेट एंड प्री मेच्योर इन्फेंट। तो यहाँ पर जो भी एडवर्स इवेंट आ रहा है केस रिपोर्ट फॉर्म में, हमें बच्चे की एज बिल्कुल प्रॉपर लिखनी है and we should ensure age is correctly documented and in a harmonized manner across the study site will facilitate calculation of the gross percentile and Z score using age corrected reference ranges to the test result for the efficacy and safety। क्लियर? तो अगर हम अपनी बच्चे की एज अगर सही से मेंशन करेंगे तो उसमें क्योंकि ड्रग की डोज भी सही कैलकुलेट होगी, क्योंकि बच्चे की एज से ही ड्रग की डोज कैलकुलेट की जाती है। फर्दर वेट, हाइट एंड परसेंटाइल एंड जेड स्कोर, तो सिमिलरली जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे ही वेट एंड हाइट भी चेंजेस होता है बच्चे का। तो यहाँ पर जो भी स्टडी पॉपुलेशन है तो उसमें हम देखेंगे कि कितनी ड्यूरेशन तक जो है वो स्टडी की जा रही है एंड वेट एंड हाइट में भी मेजर रिपीटेडली। तो वेट एंड हाइट भी रेगुलर चेंज होगा, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ रेगुलर होती रहती है और उन्हीं में सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं, इसीलिए यहाँ पर वेट एंड हाइट भी रेगुलर मेजर करना। और जैसा कि हमें पता ही कि वेट एंड हाइट के बेसिस पे ही हम ड्रग की डोज को कैलकुलेट करते हैं। तो जो को मेडिकेशंस दी जा रही हैं और उनके लिए भी वेट एंड हाइट मेजर करना बहुत जरूरी है। तो दोनों ही मेजर्स से क्या होगा, वी प्लॉट द ग्रोथ चार्ट विच मे बी पॉपुलेशन स्पेसिफिक। हम बच्चों की ग्रोथ का चार्ट बनाएंगे और वो पॉपुलेशन स्पेसिफिक होगा। तो क्योंकि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जैसे कि प्री मेच्योर इन्फेंट है या फिर कोई चिल्ड्रन है जिनमें कि डाउन सिंड्रोम है, तो उस तरह के पेशेंट में वेट, हाइट और एज का जो रिलेशन होता है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। देन अलर्ट वैल्यू फॉर लेबोरेटरी एंड वाइटल साइन, तो क्योंकि जैसे जैसे एज चेंज हो रही है वैसे वैसे लेबोरेटरी की जो वैल्यू है वो भी चेंज होंगी। तो इन वैल्यूज के लिए हमें अपना अलर्ट साइन लगाना पड़ेगा अप्रोप्रिएट एज ग्रुप के लिए, और साथ ही साथ हमें रेफरेंस वैल्यू को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप जैसे इन्फेंट हो गया, नियोनेट हो गया, न्यूबॉर्न हो गया, सभी के लिए रेफरेंस रेंजेस भी अलग अलग होगी हर एक टेस्ट के लिए। तो इस पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना होगा जो भी पर्सनल सेफ्टी डाटा कलेक्शन से इन्वॉल्व है। देन एडवर्स इवेंट, सो एडवर्स इवेंट की कोडिंग जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करनी है, बट कभी कभी क्या होता है कि डिक्शनरी में नॉट इंक्लूड सफिशिएंट ग्रेनुलरिटी टू कोड पीडियाट्रिक कंडीशन करेक्टली। तो कभी कभी कुछ हो सकता है कि पीडियाट्रिक अलग अलग जो एज है चिल्ड्रन की उसमें हर एक डे में जो है अलग अलग चेंज हो रहा है। डे वाइज जो चेंजेस हैं उसके थ्रू अगर एडीआर की जो कोडिंग का डिक्शनरी है उसमें सफिशिएंट ग्रेनुलरिटी नहीं होगी तो ये भी एक प्रॉब्लम कर सकता है। देन we need to consider addressing any potential coding issue in the trial specific coding guidance standard operating procedure। तो अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो जो भी पर्सनल एसोसिएटेड है एडीआर रिपोर्टिंग के जो सीआरएफ को भर रहे हैं
फिल कर रहे हैं CRF को, उनको जो कोडिंग में इशू आ रहे हैं वो फर्दर हायर अथॉरिटी को मेंशन करना चाहिए. Then we need to consider seeking pediatric pharmacovigilance expert advice. जो pediatric person है उसकी pharmacovigilance की expert advice का बहुत जरूरी होता है कि वो adverse event पे अपनी advice. फर्दर को मेडिकेशन जो भी यूज की जा रही है, तो जो को मेडिकेशन शुड बी कैप्चर विद सफिशिएंट डिटेल, क्योंकि यहाँ पर उनका ब्रांड नेम इंक्लूड होना जरूरी, क्योंकि अलग अलग ब्रांड में अलग अलग एक्सिपिएंट होता है. तो अगर एक्सिपिएंट चेंज हो गया और हमने ब्रांड नेम सही नहीं लिखा तो हो सकता है कि किसी दूसरे ब्रांड की इंफॉर्मेशन चली जाए और उस ब्रांड से उस चिल्ड्रन को, जो चाइल्ड है उसको कोई एडवर्स इवेंट नहीं हुआ हो. तो यहाँ पर ब्रांड नेम लिखना बहुत जरूरी है. Then additional information in the CRF should include whether these were extemporaneous preparation or exact dose. तो ये भी हमें इंक्लूड करना है कि हमने एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन बनाई उसी टाइम पर बनाई जब मेडिकेशन देनी थी, या पहले से ही एग्जैक्ट डोज मार्केट से और फार्मेसी से हम बनी बनाई लेकर आए थे, और उसकी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को भी हमें मेंशन करना है. साथ ही साथ जो मेडिकेशन एरर हुई और डिवाइस इश्यू जो हुए हैं को मेडिकेशन की वजह से, उनको भी हमें कैप्चर करना है, मीन्स उनको भी हमें मेंशन करना है, क्योंकि ये कंफाउंडिंग फैक्टर हो जाएंगे एडवर्स इवेंट के. एंड मेडिकल हिस्ट्री को मेंशन करना है कि जो एंटेनेटल है, कोई इफेक्ट है, या फैमिली हिस्ट्री है किसी डिजीज की, या सोशल कल्चरल ऐसी कोई प्लेस है जहां पर एक स्पेसिफिक डिजीज होती ही हो. तो ये सारे रिस्क फैक्टर जो हैं और उनको हमें मेंशन करना है, क्योंकि ये सारे रिस्क फैक्टर भी कंफाउंडर हो जाते हैं ओवरऑल ट्रीटमेंट के लिए फॉर स्पेसिफिक चिल्ड्रंस. देन डेवलपमेंटल असेसमेंट. तो डेवलपमेंटल असेसमेंट में हमें क्या करना है, इट शुड बी कंप्लीटेड एटलीस्ट अ बेस लाइन एंड डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी एट द टाइम ऑफ रूटीन अपॉइंटमेंट फॉर डेवलपमेंटल असेसमेंट, ट्रायल कंप्लीशन एंड एट द एंड ऑफ फॉलोअप. तो जब भी हम पेशेंट की स्टडी कर रहे हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट की, तो हमें एक बेस लाइन, सारे डाटाबेस को बेस लाइन पर ही रिपोर्ट करना है, और उसके बाद जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाता है स्टडी का, तो हमें टाइमली इंटरवल पर 15 डे इंटरवल, 1 मंथ इंटरवल, तो और वीकली इंटरवल पे हमें डाटा कलेक्ट करना है, और ट्रायल के एंड पे भी हमें डाटा कलेक्ट करना है, और साथ के साथ एंड होने के बाद में हमें फॉलोअप लेते रहना, और फॉलोअप का डाटा भी हमें देना है. साथ ही साथ अगर कोई ट्रायल मल्टीनेशनल हो और मल्टी सिटीज में हो तो हमें एक सिंगल मेथड को ही यूज करना है. क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को केस रिपोर्ट फॉर्म के बारे में बताया, साथ ही साथ प्रोटोकॉल डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताया, और फार्माकोविजिलेंस साइकिल के बारे में बताया, और पीडियाट्रिक ड्रग सेफ्टी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया, उनके पॉइंट्स बताया कि कौन कौन से पॉइंट हमें कंसीडर करने हैं. यहाँ मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन इसी सेक्शन के डिस्कस कर रहा हूँ. आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं. The first question is, which of the following is considered as a routine pediatric pharmacovigilance item? A. Medication error. B. Long-term risk. C. Lack of efficacy. D. None of these. And E. All of these. Clear? Question number 2. Which of the following point is considered as a safety data collection for pediatric case report form? A. Age. B. Weight. C. Alert value of laboratory tests. And D. All of these. You need to give the answer in comment box. Question number 3. Which of the following point is considered as a pediatric protocol formation in the clinical trial? So A. Medication error. B. Adverse event from excipient. B. C. Benefit risk balance in the children. And D. All of these. I hope यहाँ पर आप लोगों को ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा. तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें. साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स का लिंक भी चेक कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. जय भारत, जय हिंद.